रात के बज रहे हैं 12 और हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, जिसमें हम लगभग 12 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। 13th क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और 13 क्वेश्चन सेक्शन एच का हमारे सामने लिखा हुआ है। यहाँ से काम करना शुरू करते हैं। आज मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं आज के अभी के लेक्चर में, इस रिकॉर्डेड सेशन में, जिससे 15 क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज 2 के ऑलमोस्ट सारी वैरायटी के एक एक क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करा पाना इम्पॉसिबल है। तो सारी वैरायटी एटलीस्ट इतनी हो जाए कि जब भी आप शीट में दूसरे क्वेश्चंस देखें तो उसका बिल्कुल रेप्लिका सा आपने कर रखा हो, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। तो जितने भी रिकॉर्डेड सेशन से हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि जितने मैक्सिमम हो सकें क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, और क्वेश्चंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो कई सारे कंसेप्ट्स को एक साथ रखते हैं अपने अंदर, वो क्वेश्चंस करा दिए जाएं। तो ये काम आप करते रहिए, इसको देखते रहिए। अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें थोड़ी सी सक्सेसफुल होती हैं, या सक्सेसफुल का मतलब ये अगर काम करती हैं, एफिशिएंसी बढ़ाती हैं आप लोगों की, तो इसको इसी तरह ढाल देंगे कि लाइव सेशंस में फिर हम लोग डाउट्स नहीं करेंगे या क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उसमें हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जो रह गई है, या जितना भी करना है दोबारा से उसको कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना मेरे पास टाइम है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। ऑल दो टाइम की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी जो टाइम अवेलेबल है उसको यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। फिलहाल 13th नंबर क्वेश्चन को गौर से देखें। अच्छा क्वेश्चन, अच्छी प्रॉब्लम है, मुझे पसंद है ये प्रॉब्लम, क्योंकि 3-4 चैप्टर में आती है ना। ये जो वैरायटी है ये 3-4 चैप्टर में आती है। मैग्नेटिक फोर्स तो खैर मैग्नेटिज्म में ही आएगी। सवाल क्या कहता है वो देखें। सवाल कह रहा है, फिगर शोज अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई इन सच अ डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज दिया हुआ है करंट, कोई इशू नहीं है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पार्ट ए कह रहा है, कंसीडर अ स्मॉल पार्ट डीएल ऑफ द वायर। स्मॉल पार्ट कंसीडर करें, छोटी सी आर्क लेनी है। फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या है, फाइंड द टेंशन इन द वायर। ठीक, पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो टेंशन इन द वायर वाला पार्ट है बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कम से कम 3 चैप्टर्स में आता है, क्योंकि ये रिपीट टेलीकास्ट है, इसलिए इस कंसेप्ट को जानना समझना और बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। मैं आपको ये सवाल दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये मान लो सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये दूरी a है, क्योंकि रेडियस a थी। जो करंट है बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू I है, और करंट भी अपने आप में कांस्टेंट ही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इसके चारों दिशाओं में, मतलब चारों तरफ, इन ऑल स्पेस, अंदर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। कहा जा रहा है कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। एलिमेंट लेने का मतलब मैं इतना छोटा एलिमेंट ले सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत छोटा है। इन्होंने कहा है कि कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट डीएल, और हमें पता है कि डिफरेंशियल लेंथ का डेफिनेशन ही यही है कि ये लेंथ टेंडिंग टू ज़ीरो होगी। तो इस छोटे से डीएल एलिमेंट को, जो कि बहुत ही नन्हा है, मैं इतना छोटा बना नहीं सकता हूँ क्योंकि वो फिर दिखेगा नहीं, तो इस डीएल एलिमेंट को हम जूम करके इधर बनाएं। जब हम जूम करेंगे इस डीएल एलिमेंट को तो हम पाएंगे इसको ऐसे, ठीक। ये इसका सेंटर है, और इसको अगर हम पेरीफेरी से मिला दें तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रेडियस बन जाएंगी, रेडियस की वैल्यू a हो जाएगी। जो एलिमेंट है वो बेटा डीएल है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि करंट जो है हमारे डीएल एलिमेंट में क्या, पूरे लूप में ही गौर से देखो तो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन बेटा ये हो गई। तो आई डी एल बेसिकली इस तरफ हो गया, और अगर तुम इस पूरे लूप में देखो तो क्लॉकवाइज ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल, अगर कोई डीएल एलिमेंट यहाँ लिया जाए तो बेसिकली वो टेंजेंशियल निकलेगा। यहाँ डीएल एलिमेंट लिया जाए तो वो टेंजेंशियल निकलेगा। यहाँ डीएल एलिमेंट लिया जाए तो वो टेंजेंशियल निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में भी कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इस पर फोर्स किधर आएगी, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी। मैं सिर्फ इतनी ही बातें कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आई डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी है, बी क्रॉस डी एल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती है बेटा उससे, ठीक है ना। गौर से देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और डीएल एलिमेंट में चाहे ये वाला लूँ, चाहे ये वाला लूँ, चाहे ये वाला लूँ, चाहे ये वाला लूँ, है तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ही, आप जिस फ़ोन पे देख रहे हो उसकी स्क्रीन पर ही है।
अगर ये फ़ोन की स्क्रीन पर प्लेन पे डीएल है और बी फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो कॉमन सेंस है कि ये रहा आई, ये रहा डीएल, ये रहा बी, और जो साइन लिखना है उसका थीटा तो 90 हो जाएगा। तो बेसिकली जो फोर्स बन जाएगी वो आई इंटू बी इंटू डीएल बन जाएगी। दिस वुड बी द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द डीएल एलिमेंट ऑफ द लूप। अगर ऐसा है तो कॉमन सेंस है कि ये आएगी किधर। अब ये देखो, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि डीएल एलिमेंट तुम यहाँ कंसीडर कर रहे हो। गौर से देखो, तुम्हारा डीएल एलिमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, ये आई डीएल एलिमेंट है। अब जरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, डीएल की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फैलाओ और बी की तरफ मोड़ो, तो आप देखो राइट साइड में अपनी उंगलियों को फैलाओ और अंदर की तरफ मोड़ो, तो थंब किधर आ रहा है तुम अपने आप ही में करके देखो। जब तुम थंब को देखोगे बेटा तो थंब तुम्हारा ऊपर की दिशा में आएगा। तो ये रही फोर्स की डायरेक्शन। तो बेसिकली ये रही इस फोर्स की डायरेक्शन जो हमें चाहिए थी पार्ट ए में। पार्ट ए में जो फोर्स है वो ये है, इसको एफ लिख देते हैं, और ये वाला एफ यही है जो हमने निकाला है। पार्ट टू में बोला जा रहा है कि टेंशन पता करें। मैं इसी में टेंशन पता करता हूँ। ये वही डीएल एलिमेंट है, बस मैं उसको बड़ा बना रहा हूँ चीज़ों को बहुत साफ़ सुथरा करने के लिए, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कहीं कोई डाउट ना रहे, डायग्राम गंदा होने की वजह से चीज़ें मैसी ना हो जाएं। थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने इसको, इधर बनाते हैं। आज सुबह से स्टाइलस में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, इसलिए और मूड ख़राब हो रहा है कि यार पढ़ाते समय तो ये नहीं होना चाहिए। खैर, ये है क्योंकि ये डीएल एलिमेंट है। डीएल का मतलब बहुत छोटा एलिमेंट। आपने तो रिंग से भी बड़ा बना दिया, ये समझो कि जूम करके बनाया चीज़ों को आसान करने के लिए, लेकिन है तो डीएल। अगर ये बहुत छोटा है तो इस आर्क की कोई एंगल भी होगा आर्क के करस्पॉन्डिंग, मैं उसको डी थीटा बोल रहा हूँ। थीटा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जब आपने लेंथ एलिमेंट को एल नहीं बोला, डीएल बोला, ये बताने के लिए कि वो बहुत नन्ना है, तो बहुत नन्ना सा एलिमेंट बहुत नन्ना सा एंगल भी सबटेंड करेगा, कोई बड़ा एंगल तो सबटेंड नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेंथ बना देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन कंसीडर करिए आप। अच्छा, इस लाइन का क्या खास बात है वो बताता हूँ, जरा इसको डॉटेड बना लूँ। हाँ, ये लाइन को मैं बोल रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बेसिकली डी थीटा एंगल को ये दो पार्ट्स में तोड़ेगी। ये है डी थीटा बाई 2 और यहाँ है ये डी थीटा बाई 2। ये दो एलिमेंट्स में, दो एंगल्स में तोड़ेगी। एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ठीक। और जो आपकी आई बी और डीएल जो फोर्स लग रही थी इस डीएल एलिमेंट पे, वो बेटा ऊपर की तरफ लग रही है यहाँ पर। ये आई इंटू बी इंटू डीएल, ये फोर्स ऊपर लग रही है। टेंशन कहाँ लगती है? हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग। ये दिमाग में रखें, टेंशन की जो वैल्यू है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। अगर ये बहुत मैसिव भारी भरकम लूप नहीं था तो जो टेंशन है वो पूरे लूप में एक जैसी ही रहने वाली है। तो हमने एक जैसी टेंशन लिख ली, टी टी। अब इस टी के एलिमेंट कर दिए जाएं। टी के एलिमेंट कैसे होंगे वो देखो। टी का एक एलिमेंट बेटा इधर करो और एक एलिमेंट नीचे करो, ठीक। एक एलिमेंट टी का इधर बनाओ, एक कंपोनेंट इधर बनाओ। जब तुम इधर इधर बनाओगे तो गौर से देखो, डी थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 ही रहेगा, ठीक। छोटी सी ज्योमेट्री है, करके देखो, डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी डी थीटा बाई 2। तो टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या बनेगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2, और यहाँ क्या बनेगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2। नीचे क्या बनेगा यहाँ पे? टी साइन डी थीटा बाई 2, और यहाँ क्या बनेगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। अच्छा लगा? कंपोनेंट बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट बनाने के बाद आपको इसको भूल जाना चाहिए जो अपनी नेट टेंशन थी, क्योंकि आपने नेट के कंपोनेंट बना लिए। जैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, नेट वेक्टर को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2 कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में दो फोर्सेस बचती हैं। कौन सी? एक तो ये साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2, और ऊपर आई बी डी एल। अगर ये हमारी पूरी की पूरी जो रिंग है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आई इंटू बी इंटू डी एल जो फोर्स है, ये नीचे वाली इन दो फोर्सेस के सम के बराबर होगी, यानी 2 टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक।
डीएल लेंथ को देखो ज़रा गौर से, यहाँ पर डीएल लेंथ पे फोकस करो। तो जो ये डीएल लेंथ है, ये डीएल लेंथ होगी क्या? बेसिकली आर्क की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है रेडियस इनटू थीटा। थीटा का मतलब एंगल, ठीक। थीटा का मतलब सिंबल नहीं है, वो एंगल से है, जगह नहीं है, इसलिए थीटा लिख दिया। आर्क की वैल्यू तो ये होती है, क्योंकि थीटा का मतलब आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो बेसिकली तुम्हारी आर्क है डीएल, ये डीएल जो है ये बन जाएगी आई इंटू बी इंटू डीएल की जगह में लिखना चाहिए रेडियस ए, और जो आर्क का एंगल है वो डी थीटा बाई 2 नहीं है, वो डी थीटा है, क्योंकि पूरा डी थीटा एंगल ही तुम्हारा आर्क सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ डी थीटा लिख दिया। 2t साइन डी थीटा बाई 2 को तुम सिंपली डी थीटा बाई 2 लिख सकते हो, क्योंकि डी थीटा इज वेरी स्मॉल। जब एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है, और डी थीटा तो अपने आप में बता रहा है कि वो बहुत छोटा है। जब वो खुद ही बहुत छोटा है तो फिर साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू आई आई इंटू ए इंटू बी, आई इंटू ए इंटू बी, ये है हमारी टेंशन। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। ये वो वैरायटी है जो कि कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स में आपको मिल जाएगी इत्मीनान से। बाकी क्वेश्चंस रिपीट टेलीकास्ट हैं, या टफ नहीं है, या ये समझ लें कि क्लास इलस्ट्रेशन ही हैं इसके बाद के जितने हैं। और अब बारी जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन की है, क्योंकि अच्छा सवाल है। एसएचएम से मिला हुआ इलेक्ट्रो से भी सवाल आता है, एसएचएम से मिला हुआ फ्लूइड में भी आता है, एसएचएम से मिला हुआ मैग्नेटिज्म में भी आता है, वो सवाल आ रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर ए बी विच इज़ फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन एंड कैरीज अ स्टीडी करंट ऑफ 20 एम्पियर्स is in equilibrium at a height of 0.01 meter over another parallel infinite long wire CD which is fixed in horizontal plane and carries a steady current of 30 ampere। कोई दिक्कत नहीं। Show that when wire AB is slightly depressed executes a simple harmonic motion, find the period of oscillation। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एक वायर है, ABCD छोड़ दो, वायर को पकड़ लो। एक वायर है ये इन्फानाइट, क्योंकि लॉन्ग बोला तो लॉन्ग का मतलब हो गया इन्फानाइट, इधर से भी इन्फिनिटी और इधर से भी इन्फिनिटी। इसके नीचे एक और वायर है, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये भी इन्फानाइट है। जो मेरा वायर है ऊपर वाला, इसमें करंट दौड़ रहा है 20 एम्पियर्स इस दिशा में, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, दैट इज़ डी। मान लो ये डी है। मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करके नहीं निकालूंगा, 0.01 मीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी वैल्यूज़ की मतलब कोई मेरे लिए लॉजिक नहीं है। आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके आप डेटा मैच कर लेना, बात ख़त्म। 0.01 मीटर्स, और इसमें बह रहा है बेटा 30 एम्पियर करंट, और क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है ऊपर वाला, नीचे वाले को हमने फिक्स कर रखा है, ऊपर वाला मूव कर सकता है, ठीक, ये फिक्स है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस पूरे वायर का mg इस पे नीचे लग रहा होगा। अगर पूरे वायर का mg इस पे नीचे लग रहा है तो कॉमन सेंस से अगर इसको हवा में रोकना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे F मैग्नेटिक, क्योंकि नीचे वायर है ऊपर वायर, दोनों में करंट है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही लग सकती है। तो ऊपर वाले वायर को नीचे वाला वायर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट इन 30 एम्पियर होगी नीचे वाले वायर में, वो इस दिशा में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर ये अभी इस कंडीशन में, जबकि बताया जा रहा है कि जिस कंडीशन में 0.01 मीटर पे ये इक्विलिब्रियम पे हैं, वो हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है का मतलब इस कंडीशन में ये जो mg है ये F मैग्नेटिक के बराबर रहा होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि mg इज इक्वल टू I2, इसको मैं I2 बोल देता हूँ और इसको मैं I1 बोल देता हूँ, ठीक। I2 इंटू बी ड्यू टू 1, ठीक। ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि I2 इन्फानाइट वायर है तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी। डी को मैं डी रहने देता हूँ, वैल्यू नहीं रखता हूँ, ठीक। तो मेरी जो mg की यहाँ से वैल्यू आई, mg की वैल्यू मेरे पास आएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई डी इंटू I1 इंटू I2, ये mg की वैल्यू है। और ये मीन पोजीशन इक्वेशन है, ध्यान रखें इस बात को, दिस इज माई मीन पोजीशन इक्वेशन, ओके। अब कहा गया कि अगर मैं ऊपर वाले वायर को थोड़ा सा डिप्रेस कर दूं, डिप्रेस करने का मतलब ज़रा सा दबाना है, डिप्रेस्ड स्लाइटली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। स्लाइटली का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं झुकाया गया है, थोड़ा बहुत ही किया गया है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इन्फानाइट अभी भी है, इन्फानाइट अभी भी है। कितना डिप्रेस किया गया, ये जो डिप्रेशन है इसको हम x बोल देते हैं। यहाँ से डिप्रेस करके
रिलीज़ कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ देखो, mg तो कांस्टेंट है, mg तो नहीं बदलने वाला, नहीं बदलेगा। एक चीज़ और प्रोवाइडेड है कि x बहुत छोटा है, स्लाइटली डिप्रेस किया, तो x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन d, ये कंसीडर करना है, क्योंकि इसके बिना फिर अभी सवाल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे SHM की कंडीशन नहीं बनेगी, ये ऑसिलेट करेगा पर SHM नहीं होगा। फिलहाल जो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच की दूरी बची है वो बची है d माइनस एक्स। पहले d थी, अब x है, तो अब जो बची दैट इज़ d माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड अब बची एफ मैग्नेटिक, या एफ मैग्नेटिक जो फोर्स बची, उस फोर्स को देखो। फोर्स हम लिखेंगे अभी की कंडीशन में वो होगी I2, और I2 के बाद थोड़ा सा इरेज कर लें इसको, B ड्यू टू वायर 1, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए I2, और B1 की जगह लिखना चाहिए म्यू नॉट बाई 2 पाई डी, डी की जगह अब d माइनस एक्स, क्योंकि अब दूरी d माइनस एक्स बची है, और ऊपर जो है वो I1 आ जाएगा, बात ख़त्म। और mg तो लग ही रहा था, तो इस कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन बताई गई, इस कंडीशन में दो फोर्सेस काम कर रही हैं खुलेआम। एक लग रही है नीचे की तरफ जो है mg, और एक लग रही है ऊपर की तरफ जो है f मैग्नेटिक, लेकिन कुछ प्राइम्ड, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई है। तो जो नेट फोर्स होगी इस वक्त सेकंड कंडीशन में, तो केस 2 के अंदर जो एफ नेट होगी वो एफ नेट की जो वैल्यू होगी, वो एफ नेट की वैल्यू होगी बेटा आपकी mg माइनस एफ मैग्नेटिक। mg को mg रहने दो, एफ मैग्नेटिक की जगह लिखो म्यू नॉट बाई 2 पाई ऑफ d माइनस एक्स, और ऊपर लिखो I1 इंटू I2। इसमें से नीचे से d कॉमन ले लो, तो देखो क्या आएगा, mg बाहर माइनस म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 बाई 2 पाई, कॉमन लो d कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बाई डी। ठीक, इस पूरी वैल्यू को देखो, ये जो लिखा है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, इस वैल्यू को गौर से देखो, ऊपर लिखी हुई है, ये मीन पोजीशन इक्वेशन बोली थी। हमेशा एसएचएम में मीन पोजीशन इक्वेशन काम आती है जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, तब ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो देखो ये mg के बराबर है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये जो वैल्यू है ये mg के बराबर है, तो हम इसको mg के बराबर ही लिख लेते हैं, mg माइनस mg ऑफ 1/1 माइनस एक्स बाई डी। क्या करें, mg को सबसे पहले तो कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बचेगा 1 माइनस, अब इसमें देखो इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को देखो साइड में इसमें रफ कर देते हैं, क्योंकि जगह फिर पेज में कम बचेगी। एलसीएम लेने पर नीचे बचेगा d, ऊपर बचेगा d माइनस एक्स, और ये 1 के अपॉन है, ये वाला d ऊपर चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास d अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है, d अपॉन डी माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी माइनस एक्स, ये रहा, इक्वल mg। गौर से देखो एलसीएम लोगे तो d माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस d अपॉन डी माइनस एक्स, ये रहा, d से d कैंसिल हो गया। आया क्या, देखो पेज ख़त्म हुआ ना, इसीलिए बोल रहे थे। mg बाहर रह गया, ऊपर बचा माइनस एक्स, नीचे बचा d माइनस एक्स। गौर से देखो यहाँ क्या बोला था, यहाँ पे हमने बोला था कि x इज़ वेरी स्मॉलर देन d, तो x को d में जोड़ दो या घटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये जो d में से x माइनस हो रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, दिस विल शुड टू बी ज़ीरो, तो ये बन गया माइनस mg बाई डी इंटू एक्स। ठीक है ना, ये बचा हमारे पास, और ये जो वैल्यू है ये बन गई हमारे k की। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये है तुम्हारा टाइम पीरियड। k तुम निकाल चुके हो, पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो बची नहीं, जरा वैल्यू पुट कर लो। चलो आओ देखें वैल्यू पुट करके क्या होता है। 2 पाई तो 2 पाई ही रहा, अंडर रूट m ऐसे ही रहा, k की वैल्यू क्या है, mg बाई डी, m से m कैंसिल, तो टाइम पीरियड का चुपचाप से एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला आता है जो हमेशा ही आता है, दैट इज़ d बाई जी, और यही आना है, कुछ भी कर लोगे। यही सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है, एक इन्फानाइट वायर दूसरा इन्फानाइट वायर, उसको थोड़ा सा रिलीज़ कर देते हैं,
स्ट्रेच करके रिलीज़ कर देते हैं तो फिर वो SHM करता है, ऐसा ही आंसर वहाँ भी आता है। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो ये एक बीमारी है, रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इच्छा है 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसको फॉर्मूला याद होगा वो लगा लेगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा नहीं लगा पाएगा। ठीक, तो देखो सवाल में कह क्या रहा है। पहले तो सवाल खुद से पढ़ लो क्योंकि मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊंगा। इसलिए ये रही z डायरेक्शन, ये रहा हमारा ओरिजिन। z डायरेक्शन से खींची h हाइट ऊपर, यहाँ पर एक वायर है जिससे कि इस y डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I। हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक शीट रखी हुई है इस तरह से, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये जो है एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है। शीट थोड़ी सी मोटी तगड़ी है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके सरफेस एरिया पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली, कोई परेशानी नहीं है। जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू J0 है मान लो। ठीक, वॉट एवर भी द वैल्यू, J0 दी हुई, हाँ J0 दी हुई है, ठीक है J0 है और वाई डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। पूछा ये जा रहा है सवाल के अंदर, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर। और शीट को बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा गया, मतलब किसी भी एक्सेस पे इधर उधर जाएंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर शीट मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर मैं इस वायर के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करूं तो एक बात दिमाग में आएगी कि इस वायर पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू शीट। शीट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है उसी की वजह से इस वायर पर फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले तो शीट की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आनी चाहिए। शीट में करंट कहाँ जा रहा है, गौर से देखो, तो शीट में करंट जा रहा है बेटा वाई एक्सिस पे, और कहाँ मुझे फील्ड निकालनी है, जेड एक्सिस में। तो कहाँ मेरी फील्ड आएगी सोचो, तो वो तो आई में आएगी, है ना। आई डी एल क्रॉस आर करके करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ डी एल क्रॉस आर करोगे तो डी एल जो है वो, डी एल का मतलब करंट एलिमेंट। तो देखो फील्ड ड्यू टू शीट लिखनी है और करंट लिखना है इसका, वायर का, तभी तो फोर्स आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर जे कैप में मेरा करंट है एलिमेंट और जेड कैप में, के कैप में मेरा आर वेक्टर है जहाँ मुझे फील्ड निकालनी है, फील्ड पॉइंट है, तो जो इनका क्रॉस करने के बाद आएगा वो आई कैप आएगा। यानी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो फील्ड बेसिकली आने तो आई कैप में वाली है, यानी कि एक्स एक्सेस में, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में आएगी। ठीक, इस फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको शीट का रटा होना चाहिए कि म्यू नॉट और जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है J0 अपॉन पाई इंटू tan इनवर्स D बाय 2h। ये D क्या है, बेसिकली जो विड्थ ऑफ द शीट है उसको हम D बोल रहे हैं। मतलब z एक्सिस पे अगर मेरा वायर है, z एक्सिस में ऊपर वायर है, एक्स वाई एक्सिस में, जिस मतलब ये समझो कि एक्स वाई प्लेन में हमारा है ना, तो एक्स वाई प्लेन में जो विड्थ है वायर ये अपनी शीट की, वो शीट की विड्थ D है और h क्या है, शीट से परपेंडिकुलर कितनी दूरी पर मेरा वायर है ये, तो D बाई 2h, म्यू नॉट J0 अपॉन पाई tan इनवर्स D बाई 2h। आई कैप में आ रही है, डायरेक्शन अपनी जगह है, लेकिन फील्ड का ये फॉर्मूला अगर अभी तक नहीं याद है तो बिना कुछ सोचे समझे इसको याद कर लो, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आएगा तो फॉर्मूले से ही होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा, वरना तो फिर कम से कम 5 मिनट में तो इसके एलिमेंट लेके इसकी फील्ड ही निकाल पाओगे, तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। मग अब द फॉर्मूला, काम ख़त्म। अब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई ऑफ डी एल क्रॉस बी। गौर से सोचो बी किसकी वजह से है, बी है शीट की वजह से आई कैप में आ रही है, और डीएल एलिमेंट किसका है, अब डीएल एलिमेंट उसका है जिस पर फोर्स निकालनी है, वो किस दिशा में है डीएल एलिमेंट, गौर से देखो हमारे वायर का जे कैप में, वाई एक्सिस में। तो अगर वाई एक्सिस में तो लिखते हैं इसको, आओ देखो हम कैसे लिखें, हम लिखेंगे बाहर आई, अंदर लिखेंगे डीएल, और डीएल किस डायरेक्शन में है, जे कैप में क्रॉस्ड, बी आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया जाए, काम करना चाहिए। देखो क्या कि दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, हाँ परपेंडिकुलर हैं, तो आई ऐसे रह गया, डी एल ऐसे रह गया, बी की जगह अभी हम लोगों ने निकाला था म्यू नॉट J0 बाय पाए इंटू tan इनवर्स D बाई 2h,
और ये सारा कुछ के कैप में था, सॉरी आई कैप में था, यानी कि अब मेरे पास हो रहा है जे क्रॉस आई, उल्टा हो रहा है। तो बेसिकली ये बनेगा बेटा आपका माइनस के, डीएल को मैं नीचे भेज दूँ तो बनेगा क्या, फोर्स अपॉन डीएल। तो बेसिकली ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यही सवाल में पूछा गया था। तो म्यू नॉट जे नॉट बाई पाई इंटू आई इंटू टेन इनवर्स डी बाई 2h, और आएगा माइनस के कैप में। ये जो आंसर है ये आपका फाइनल बढ़िया सुंदर अच्छा प्यारा आंसर। फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्मूला रट लेना, अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो लिख भी लेना, ठीक। और फाइनल्स के टाइम पर बिल्कुल सवाल नहीं कि क्यों कहाँ कैसे, कुछ नहीं, फॉर्मूला है रटिए, क्योंकि इसी से आंसर आएगा, निकालने का टाइम नहीं है, वरना शायद करके भी दिखा देते। खैर, फोर्स निकाल ली, आगे बढ़ें। अब इच्छा है सवाल नंबर 21 की। 20 खुद से करना आसान है, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, हो जाएगा। 20 को देखो, 20 क्या कह रहा है, कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m विच हैज़ अ टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। द रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट इन द रिंग। कोई लॉजिक नहीं इस सवाल का, बिल्कुल घटिया सवाल है। लेकिन ये सवाल कराने का लॉजिक ये है कि चार्ज को रखकर घुमाकर उससे मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी पूछी जाती है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं है। ये मान लो रेडियस है इसकी r, और यहाँ पर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल होता q, और वो भाग रहा होता है ऐसे v रफ्तार से। v रफ्तार से क्या, ये कह लेते हैं कि इस सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा होता। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा होता मेरा पार्टिकल मान लो, तो इस ओमेगा से घूमने वाले पार्टिकल के लिए हम ये कह देते हैं कि ओमेगा इंटू आर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज ओमेगा, ठीक। अब अगर ये क्यू चार्ज दौड़ता है, या पूरे में क्यू चार्ज भर दिया जाए, पूरे में, सिर्फ एक पार्टिकल ना मानो, अब कह दो कि पूरे में है, तो एक चक्कर मारने में तो एक एलिमेंट छोटा सा डी क्यू वो भी 2 पाई घूमा, दूसरा एलिमेंट डी क्यू वो भी 2 पाई घूमा, यानी जो टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पेरीफेरी होगा वो भी 2 पाई घूमेगा। यानी जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा कोई भी एक पॉइंट चार्ज एक सर्कल में घूमते हुए, उतना ही चार्ज अगर पूरी पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और एक चक्कर घुमा दिया जाए, तो वो सब भी उतना ही चार्ज, उतना ही करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको इरेज करके रेडियस ड्रॉ कर देते हैं r, और कह देते हैं कि घूम रहा है ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और चार्ज जो है q वो इसकी पेरीफेरी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पेरीफेरी पे चार्ज भी बना देते हैं इस तरह से, और बढ़िया प्यार से घूम रहा है, घूमने देते हैं। क्या सीन है, तो गौर से देखो, करंट की जो वैल्यू होगी इसके घूमने से वो आएगी टोटल चार्ज, स्मॉल चार्ज लिखा है, स्मॉल क्यू लिखा है, हम इस कैपिटल क्यू को काट के स्मॉल क्यू कर दें, अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब जो टोटल टाइम लिया है, क्यू इसको लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब गौर से देखो, व्हाट इज़ ओमेगा, ओमेगा इज़ 2 पाई इंटू एफ, एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज़ ओमेगा बाई 2 पाई। पुट करो भाई यहाँ पे, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, ये करंट की वैल्यू आई, ठीक। सबसे पहले तो करंट आ गया, इक्विवेलेंट करंट, 2 कड़ी की चीज़ है। अब गौर से देखो, अगर ओमेगा आपको फिक्स करके दे दी गई है तो किसी कीमत पर रेडियस से करंट इंडिपेंडेंट हो गया है। यहीं पर अगर वेलोसिटी फिक्स करके दी जाती तो रेडियस बदलने से वेलोसिटी स्पीड फिक्स करके दी जाती, अगर टेंजेंशियल स्पीड v ये बोली जाती और कहा जाता कि ये फिक्स है, तो रेडियस बदलने के साथ साथ करंट बदल जाता है, ठीक है। ओमेगा जो है वो एंगल पर डिपेंड करता है, एक चक्कर 2 पाई, बात खत्म। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो 2 पाई इक्वल टाइम में हो रहा है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ओमेगा फिक्स करने से टाइम पर रेडियस पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए होता है। तो आई की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बेसिकली होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। यूनिट्स के साथ आप आंसर लिखिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, इजी कैटेगरी का है, लेकिन ये पूछा खूब जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो जेई का है।
कह रहा है कि अच्छा इसमें डेटा है, डेटा पे आंसर नहीं निकालेंगे, हम खुद से सॉल्व करना है, हम सॉल्व करके नहीं देंगे कोई भी वैल्यू, बस इतना ही ये कंसेप्ट सिखा देंगे। देखते रहो कंसेप्ट कैसे सीखते हैं इसमें। ये बोल रहा है कि सवाल को पहले एक बार पढ़ लो खुद से। अ थिन इंसुलेटेड वायर फॉर्म्स प्लेन स्पायरल ऑफ n बराबर 100 टर्न्स, टाइट टर्न्स, टाइट टर्न का मतलब एक टर्न के बाद जो दूसरा टर्न आता है उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो आप ये कंसीडर ना करें कि एक टर्न के बाद दूसरे टर्न में कोई गैप है, खाली जगह छूट रही है। उसमें करंट जो है 8 मिली एम्पियर्स का है। रेडियाई ऑफ इनसाइड इज ए एंड आउटसाइड इज बी। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्पायरल। सबसे पहली चीज़ तो ये, बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा वो निकालते रहेंगे। तो देखो भाई, सवाल की पहली शर्त क्या है, यहाँ से स्पायरल शुरू हो रहा है, पहला रेडियस ए है, उसके बाद वो बहुत टाइट टर्न्स में आगे बढ़ रहा है और बढ़ते 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 अपने टर्न की जो रेडियस है उसको बी कर लेता है। और इतने टाइट टर्न समझ आ रहे हैं ना, ये टाइट टर्न्स का मतलब क्या है, ये है मतलब उसका। ठीक, यहाँ से शुरू हुआ। अब गौर से देखो, कह रहा है कि जो इनर रेडियस है दैट इज़ ए और जो आउटर रेडियस है दैट इज़ बी। ये तो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, डेटा देख के शीट में अलग कर दिया गया, वो अलग बात है। अब कैसे निकालें मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं सारे, तो करने का बेस्ट तरीका देखो क्या है। हम कहते हैं कि एक्स पे जा रहे हैं, एक्स पे जाने के बाद एक सर्कल बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक। एक्स पे गए, थोड़ा सा और मोटा कर दें और डी एक्स का एलिमेंट काट रहे हैं, ठीक। मोटा कर दें, उसको डी एक्स कर लेते हैं। ये इसको इस तरह बोला जा रहा है कि हम एक्स दूरी पर गए और उसके बाद ये डी एक्स थिकनेस काट ली। ये जितना पीला वाला हिस्सा है ये डी एक्स थिकनेस है, डी एक्स बहुत छोटा होता है। तो हम ये कहें कि b माइनस ए दूरी में, गौर से देखो, b माइनस ए दूरी है। b माइनस ए दूरी क्या है वो देखो, बेसिकली आउटर रेडियस इज b, इनर रेडियस इज a, तो b माइनस ए वो हिस्सा है जहाँ पर हमारे पास टर्न्स हैं। तो b माइनस ए सेपरेशन में जो नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं वो टोटल हम ये कहते हैं कि कैपिटल N है, वो प्रोवाइडेड है इसलिए हम उसको कैपिटल N मान सकते हैं। एक यूनिट लेंथ अगर होती b माइनस ए की जगह तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते, तो वो होते n बाई बी माइनस ए। मेरी कितनी थिकनेस है, जितनी थिकनेस में मुझे नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो हम लिखते हैं डी एक्स थिकनेस, जितना थिकनेस का हमने एलिमेंट बनाया है तो वहाँ पे लिखते हैं डी एक्स। ये वो नंबर ऑफ टर्न्स निकल आए हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे डी एक्स एलिमेंट के अंदर हैं, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स थिकनेस, ठीक। ये हो गया। अब है तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स ही, और डी एक्स थिकनेस जो है वो इतनी कम होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो बेसिकली डी एक्स थिकनेस का मतलब ये हुआ कि जिस रेडियस को हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स, इस एलिमेंट के अंदर आने वाले सारे के सारे टर्न्स की जो रेडियस है वो एक्स ही होगी। और अगर एक्स रेडियस की मेरे पास रिंग मौजूद है जिसमें कोई करंट जा रहा है आई, तो उसका सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला हमें आता है। तो इस एक एलिमेंट की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगी वो लिखी जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2r। म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2r होती है एक रिंग की वजह से, और यहाँ मेरे पास कई सारे टर्न्स हैं इसलिए ऐसे लिख दिया गया। तो ये हो गया। क्या किया जाए, करने का बेस्ट तरीका, म्यू नॉट आई बाई 2 और r की जगह में लिखना चाहिए x, क्योंकि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसकी रेडियस r नहीं है, उसकी रेडियस x है। अगर x है तो n की जगह सबसे पहले लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई b माइनस a, और ऊपर है dx, और ये जो नीचे r बचा था उसकी जगह हम लिख लेते हैं x। ये बन गया हमारा छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो एलिमेंट हमने लिया उसकी वजह से। इंटीग्रेट कर दें तो क्या बन जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेट कर दें, बाहर वाली चीज़ें सब कांस्टेंट है इसलिए निकाल दी हैं, a से b तक, काम ख़त्म। आपके पास यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट वुड बी द फाइनल आंसर। तो जो b की वैल्यू है वो निकल के आई म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल N बाई 2 टाइम्स b माइनस a, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ln x की जगह क्या लिखेंगे ln b बाई a, ये वैल्यू हो गई।
ठीक, शीट को भी पलट लेना चाहिए क्योंकि शीट से ही हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये है अपना आंसर। तो फाइनल आंसर तो भैया ये है, मैच भी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये अब सेकंड पार्ट इसमें आ जाएं, जिसमें इसने बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का भी सिंपल यही तरीका है। क्या है कि एक रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा करंट इनटू उस एलिमेंट का, उस रिंग का एरिया। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो एरिया है वो लगातार बदल रहा है क्योंकि रेडियस लगातार बदल रही है। तो क्या किया जाए, तो फिर वही कहानी है कि करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं। एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं। उन टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ए से लेके बी तक अपना आंसर आ जाएगा। तो हम एक्स पे जाके डी एक्स पे जब गए और एलिमेंट लिया तो हमने ये पाया कि जो छोटा सा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उस डी एक्स एलिमेंट के रिंग्स की वजह से, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास आई। ठीक, आई तो आई है, वो करंट तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे बेटा उसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स थे n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स थे। और फिर जो एरिया है उस लूप का, उस सारे लूप्स की रेडियस x है, तो पाई एक्स स्क्वायर इज़ द एरिया। तो बेसिकली आई इंटू एन बाई बी माइनस ए, पाई बाहर और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा जाए, इसको इंटीग्रेट किया जाए, डी एम को भी इंटीग्रेट किया जाए, ये बेसिकली एम टोटल बन जाएगा और ये वैल्यू ए से लेके बी तक चली जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये टोटल बन जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। ठीक, तो वैल्यू भी चाहो तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई इंटू एन इंटू पाई बाई बी माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, और सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई कर लो, पर आंसर तो भाई साहब यही आना है। ठीक, ये एम टोटल का आंसर है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिनसे रिलेटेड कई तरह के सवाल बन जाते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में कंसेप्ट हैं, और इनसे रिलेटेड कई तरह के शीट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इनके दम पे आप उनको लगा सकते हैं। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में हम पहुँचते हैं, ज़रा थोड़ा टेढ़ा हो गया इसलिए शीट खोलनी पड़ेगी। ये ख़त्म हो गया, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया। हाँ ठीक, तो 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी करंट I1 and I2 where I1 is greater than I2 when the current are in same direction. The magnetic field at midpoint between the wire is 20 microtesla. If the direction of I1 is reversed, the field becomes 30 microtesla. Find the ratio of I1 is to I2. अच्छा ठीक, 2 पैरेलल वायर हैं, I1 I2 करंट जा रहा है। लॉन्ग वायर है मतलब इन्फानाइट वायर है, इसको ऐसे ही पकड़ के चलना है। इन्फानाइट वायर पकड़ लो ऐसे, ठीक, और ये भी ले लो एक इन्फानाइट वायर, तो मानो कि ये भी इन्फानाइट वायर है, बढ़िया है। एक वायर में करंट दौड़ रहा है, मान लो I1, इसी को हम बोल रहे हैं, ये I1 है मान लो, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं, और I1 को ग्रेटर मान के चलना है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, मान लो ये I2 है सेम डायरेक्शन में। तो इनका जो मिड पॉइंट रहा होगा, मानो ये मिड पॉइंट है, वो क्या हुआ ये, हाँ ये वो मिड पॉइंट है जहाँ पे हमें बातें करनी है। ये अब इस मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 20 माइक्रो टेस्ला। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, दूरी नहीं दी है, चलो ना दे कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके बीच की दूरी को मैं 2D बोल रहा हूँ, 2D, तो मिड पॉइंट का मतलब ये दूरी कितनी है, D, तो ये दूरी भी कितनी है, D, कोई परेशानी नहीं, बात तो वही है। अब गौर से देखो, ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, किधर आएगी, ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर किधर आने वाली है, DL क्रॉस R करो, अंदर की तरफ आएगी। तो अगर मैं इस वायर को 1 बोल रहा हूँ, इस वायर को 2 बोल रहा हूँ, तो जो B1 की वैल्यू है वो B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, और ये होगी बेटा आपकी अंदर की तरफ, DL क्रॉस R करो, DL क्रॉस R अंदर की तरफ, और I2 के लिए करो इसी P पॉइंट पे, तो B2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई D, और जो कुछ भी आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि DL क्रॉस R करोगे DL
क्रॉस आर, तो बाहर की तरफ आएगा। तो ऐसे केस में जो बी नेट बनेगा, बी नेट वन, उसकी वैल्यू बनेगी। अच्छा, एक अंदर है एक बाहर है, कौन सी फील्ड बड़ी? प्रोवाइडेड है कि आई वन इज़ ग्रेटर देन आई टू, तो बी वन बड़ी होगी। तो हमें चुपचाप से लिखना चाहिए बी वन माइनस बी टू मैग्नीट्यूड्स में। अब डायरेक्शन को छोड़ दो कि डायरेक्शन हमें पता है, तो वेक्टर फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो म्यू नॉट बाई टू पाई डी आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आंसर आएगा आई वन माइनस आई टू। ये है बी नेट वन, और इसकी वैल्यू दी हुई है 20 माइक्रो टेस्ला। ठीक, इसी सवाल को बदल के क्या कह दिया कि जब वायर में डायरेक्शन चेंज हो जाए, और उन्होंने किसके करंट को डायरेक्शन को चेंज किया, इन्होंने आई वन को रिवर्स किया। चलो आई वन रिवर्स कर लेते हैं, ये हमारा वायर है, ये आई वन वायर है, और ये आई टू है, ये इनका मिड पॉइंट है, वही पुराना वाला। डॉटेड कर लें सबसे पहले, तो दूसरा इसको थोड़ा पतला भी कर लें, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये दूरी डी थी ऊपर वाली, नीचे वाली दूरी भी डी थी, करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लिया है, और करंट की डायरेक्शन इसमें तो वैसी ही है क्योंकि आई वन को चेंज किया है, आई टू को नहीं किया है, ऐसा बोला जा रहा है। ऊपर देख लें ज़रा, सही काम किया है कि नहीं किया है? हाँ, सही काम किया है। अब ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आने वाली है बी वन की वजह से, इसको मैं वन बोल रहा हूँ, इसको टू बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो बी वन आएगा मिड पॉइंट पे, उसकी वैल्यू अभी भी म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी ही रहेगी, और इस जगह पे जो बी टू आने वाला है मिड पॉइंट पे, उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई डी ही रहेगी। बस एक बात यह है कि अब जब तुम इसको डी एल क्रॉस आर करोगे तो बाहर की तरफ फील्ड आने वाली है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए इसकी तो बाहर ही आएगी। तो जो बी नेट टू आने वाली है वो दोनों का समेशन आएगी, बी वन प्लस बी टू, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए म्यू नॉट बाई टू पाई डी कॉमन ले लीजिए, और आई वन प्लस आई टू अब अंदर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है 30 माइक्रो टेस्ला। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली जिसको आप इक्वेशन वन बोलेंगे, एक ये इक्वेशन, एक इक्वेशन टू। अब आपसे चाहे आई वन इस टू आई टू पूछे, चाहे आई वन प्लस आई टू पूछे, चाहे आई वन माइनस आई टू पूछे, बेसिकली बाकी सारी वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं, म्यू नॉट डी टू पाई सब कुछ पता है। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल आप सॉल्व करिए, आई वन आई टू निकालिए, उसके बाद आई वन डिवाइडेड बाई आई टू निकालिए, आपका काम है ये। ठीक, तो सोल्यूशन आपके हाथ में है। आई वन आई टू के लिए जो इक्वेशंस बननी है वो बना दी है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आई वन इस टू आई टू कैसे निकालेंगे, तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करके आई वन और आई टू सेपरेटली निकाल लीजिए, बाद में उनका रेशियो कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा शीट में मैच कर लीजिए। ठीक, अगले पार्ट पे पहुंचते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लॉन्ग, थोड़ा सा चेंज करें कलर, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट अलॉन्ग जेड एक्सिस, वन कैन नॉट फाइंड टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट। कौन सा वो पॉइंट नहीं मिलेगा? मान लो कि मेरे इस जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और ये रही मेरा, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। इसी को थोड़ा अंदर क्रिएट कर दूं, इसको थोड़ा इधर क्रिएट कर दूं, तो ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन की फीलिंग लेनी हो तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है। इसको थोड़ा और अच्छा करना हो तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाना चाहिए इसको, एक्स वाई प्लेन को। ये समझ रहे हो? ये जेड में नहीं है, एक्स वाई में है। अभी सारा कुछ एक्स वाई में है। एक्स वाई प्लेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं मिलेगा? करंट ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट इन्फानाइट वायर है तुम्हारे पास जिसका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या नहीं मिलेगा? पहला कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल, दो पॉइंट्स पर, एक्स वाई प्लेन में ही पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन भी सेम हो। तो ठीक है, देखते हैं इसको। डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम, हमें कौन से पॉइंट चाहिए जो पक्का पक्का नहीं मिलेंगे? तो सेकंड पार्ट को देखो, इसको सेंटर मानते हुए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओ। डायरेक्शंस की अगर मैं चर्चा करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि सिर्फ वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो टेंजेंट जो बनेगी वो एक ही डायरेक्शन में बनेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, तो बेसिकली गंदी बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स ऐसे मिले जिनमें सेम आ रही है, और सिर्फ दो ही क्यों मिले? इस वाई एक्सिस पे चलते चले जाओ, हर पॉइंट पे टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में आएगी।
तो सारे पॉइंट्स पर डायरेक्शन तो सेम मिल रही है वाई एक्सिस में, यानी 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और ये कह रहा है कि नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलने चाहिए का मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आइए, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। कह रहा है कि जो पॉइंट नहीं मिलने चाहिए उसकी बात हो रही है, और कह रहा है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसा पॉइंट क्या नहीं मिलेगा? अरे ये दूरी आर, ये दूरी आर, ये दूरी आर, ये दूरी आर, तो बेसिकली तुम्हें एम्पेयर सर्किटल लॉ का केस याद है कि अगर इसको सेंटर मानते हुए इन्फिनाइट वायर को आर रेडियस का सर्कल बना दिया जाए तो इस सारे के सारे पॉइंट्स पर, इस एम्पेयर सर्किटल लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही मिलता है। ये तो हमें सिमेट्री आर्गुमेंट से पता है, इसलिए सी ऑप्शन तो गलत है, ये पॉइंट तो मिलते हैं। तीसरा देखो, फील्ड एट वन पॉइंट इज ऑपोजिट टू द फील्ड एट अदर पॉइंट। आओ देखो, ये बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में ये पॉइंट हमने लिया, इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लीजिए। इस पर कहाँ आएगी टेंजेंट? नीचे। अच्छा, ऊपर ही टेंजेंट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आप थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करते हैं राइट हैंड की, और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो टेंजेंट इधर इधर बनेगी और यहाँ पे बेटा इधर बनेगी। क्या ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गई? बिल्कुल। अगर ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ पॉइंट भी गलत है। मिल तो रहा है हमें पॉइंट। फर्स्ट को देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और सेम डायरेक्शन में भी हूँ। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल करना है तो हमें सेम लूप में रहना है, क्योंकि रेडियस को सेम रखना है। और सेम लूप पर एक ही डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट पर टेंजेंट बन सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम दूसरी जगह जाओगे टेंजेंट कहीं और बनेगी, जैसे तुम दूसरे पॉइंट पर जाओगे टेंजेंट कहीं और बनेगी, जैसे दूसरे पॉइंट पर जाओगे टेंजेंट कहीं और बनेगी। इसका मतलब कि या तो एक ही लूप में रहने पर डायरेक्शन बदलेगी, और अगर डायरेक्शन नहीं बदलनी है तो आपको लूप बदलना पड़ेगा, रेडियस बदलनी पड़ेगी। यानी मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए डायरेक्शन वेरी करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन सेम रखने के लिए मैग्नीट्यूड वेरी करना पड़ेगा। यानी दोनों चीज़ें एक साथ किसी भी एक पॉइंट पर नहीं मिल सकती, या दो ऐसे पॉइंट्स नहीं हो सकते जिनमें दोनों चीज़ें सेम मिल जाएं। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? A current carrying straight wire is kept along the axis of a square loop carrying a current. The wire will exert an inward force on the square loop. ठीक, सवाल को पहले फिर से पढ़ लो एक बार। The current carrying straight wire is kept on the axis of a square loop carrying a current. ठीक, तो छठा नंबर सवाल थोड़ा सा कोने से कट गई है फोटो, है ना, तो शीट में देख ले जरा, एक मिनट। हाँ, 6 नंबर क्या कह रहा है? The straight wire will exert an inward force on the loop, will exert outward force on the loop, will not exert any force on the loop, will exert a force on the square loop parallel to itself. तो आओ भाई, सबसे पहले एक लूप बना लिया जाए और उसके बाद उसकी एक्सेस से एक वायर पास कर दिया जाए। ये मान लो हमारा लूप है, और ये इससे पास हो रहा है ये हमारा वायर पास हो रहा है जो इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, इसकी एक्सेस से पास हो रहा है। तो यहाँ पे रख लेते हैं मान लो, ठीक है। और ये इधर भी इन्फिनिटी तक है, ये मान लेते हैं। इसमें करंट मान लो आई बह रहा है ऐसे। अच्छा, स्क्वायर लूप है, सॉरी, ये स्क्वायर लूप दिया हुआ है, मैंने इसको सर्कुलर बना दिया गलती से, ये स्क्वायर है। तो चलो स्क्वायर देख लेते हैं, हमारे पास शेप की नहीं है, स्क्वायर लूप है। अगर ये स्क्वायर लूप है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह का कोई स्क्वायर लूप है जिसके एक्सेस से पास हो रहा है हमारा वायर। तो मान लो कि ऐसे करके वायर ये है, और इसमें भी करंट जो है वो आई ही बह रहा है। आई से मतलब नहीं, हमें तो फोर्स की डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए करंट की वैल्यू कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं है। क्या किया जाए वो बताओ। तो गौर से देखो, कहाँ फोर्स लगेगी, कैसे किया जाए। क्या आंसर आएगा सोचो, एक चीज़ समझो, ये लूप है, ठीक। इस लूप के ऊपर अगर तुम करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? गौर से सोचो, अगर तुम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो कर्ल करो अपने लूप को अपने फिंगर से राइट हैंड की, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो ये बताएगा एंटी पैरेलल टू द स्ट्रेट वायर, ठीक।
साइन 180 लग जाएगा। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, तो इस लूप ने इस पर कितनी फोर्स जनरेट करी? वो करी ज़ीरो। तो इन रिस्पॉन्स हमारा वायर कितनी फील्ड जनरेट करेगा? ज़ीरो। ठीक, इसको एक्शन और रिएक्शन से देख लिया गया। इस तरह समझ सकते हैं आप कि इस चीज़ को एक्शन या रिएक्शन से देख लिया गया। ठीक है, बड़ा ही आसान है। एक्शन रिएक्शन से देखा गया कि लूप ने वायर पर कितनी फोर्स लगाई? ज़ीरो, क्योंकि लूप की मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर, उसकी एक्सिस पर ही होती है, और एक्सिस से ही वायर गुजर रहा है, तो डी एल क्रॉस आर ज़ीरो, डी एल क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई लूप ऑन द वायर इज़ ज़ीरो, तो फोर्स एक्सर्टेड बाई वायर ऑन द लूप इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक, तो उल्टा करके देख लिया, इसलिए सवाल ज़्यादा आसान हो गया, वरना करने में थोड़ा सा मुश्किल है। अगला सवाल सोचें, 10 नंबर सवाल पे आते हैं। अ टोरॉइड ऑफ मीन रेडियस ए, ठीक, क्रॉस सेक्शन रेडियस आर, ठीक, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, इट कैरीज अ करंट आई, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द टोरॉइड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इज, आओ देखो क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो बेसिकली 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोचो भाई, 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोचो, टोटल लगाओ। मेरे हिसाब से तो ज़ीरो आना चाहिए। देखें ज़ीरो आंसर मैच करता भी है कि नहीं करता है। ज़ीरो आंसर मैच कर रहा है क्या आंसर्स में? हाँ, क्योंकि उसके लगाने की फिर ज़रूरत नहीं बचेगी। पार्ट 2 में हम कौन से पार्ट में हैं? पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव में है हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन में। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर क्वेश्चन, ज़ीरो आंसर करेक्ट है, ज़ीरो ही आना है। अच्छा, ज़ीरो क्यों आना है उसका लॉजिक भी है भाई। ज़ीरो आने का लॉजिक देते हैं अभी आपको, देखो कैसे। अपने पास एक टोरॉइड है, ये भी एक टोरॉइड है, मतलब टोरॉइड तो ऐसे ही बनेगा। इसमें इधर 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 बाहर करंट आ रहा होगा, ठीक, और इधर अंदर करंट जा रहा होगा, क्योंकि जब बाहर आएगा तभी तो लपेटोगे तो अंदर की तरफ करंट जाएगा। एक तरफ से बाहर, एक तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर, एक तरफ से अंदर, यही तो होता है। तो जब तुम इसकी मीन रेडियस लेते हो ए और क्रॉस सेक्शन की रेडियस लेते हो आर, और फिर कहते हो कि क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो सिग्मा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टोरॉइड इज ज़ीरो, क्योंकि जितना करंट अंदर है उतना ही करंट बाहर है। ठीक, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है डाइपोल का वो ज़ीरो होता है। इस बात को दिमाग, उसमें टोरॉइड में वो ज़ीरो होता है, दिमाग में रखना है। और जो टॉर्क का फॉर्मूला है तुम्हारा, वो टॉर्क का फॉर्मूला तो एम क्रॉस बी होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टोरॉइड कितना है? ज़ीरो। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टोरॉइड अगर ज़ीरो है तो कॉमन सेंस है कि टोटल टॉर्क भी कितना आने वाला है? ज़ीरो। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक, मैं लाइन जरा चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लो, फिर बात करता हूँ। ये तो ए ऑप्शन जो हमारा है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये दिमाग में रखना कि टोरॉइड का हमेशा जो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। खैर आगे बढ़ें 10 नंबर क्वेश्चन में। अ स्टीडी करंट, 12 नंबर है शीट में, ठीक है ना। अ स्टीडी करंट of I flows in a small square loop of radius L in the horizontal plane. The loop is now folded about its middle such that half of it lies in vertical plane. Mu1, mu2 be the respectively denote the magnetic moments of the current loop before and after folding. Then कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है L, तो हम कहते हैं कि शुरुआत में मेरा स्क्वायर लूप ऐसे है। स्क्वायर लूप है, अच्छी बात है, जरा इसका कलर चेंज कर लें। एल लेंथ, एल लेंथ, एल लेंथ, एल लेंथ, और करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। ये करंट की डायरेक्शंस हो गई, ये करंट हो गया। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो बेटा आपका अंदर की तरफ आएगा, गौर से सोचो तो। ठीक, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड और एंटी क्लॉक का मतलब आउटवर्ड। तो जो अभी मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा म्यू एल, ऐसे कर लेते हैं, म्यू वन, इसकी वैल्यू, अगर करंट की वैल्यू को मैंने आई मान रखा है तो मैं लिखूँगा आई
इंटू एल स्क्वायर, ये होगा पहला मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको ऐसा फोल्ड किया गया है कि आधा वर्टिकल है और आधा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि बेसिकली ये काम कर दिया गया कि ऐसा फोल्ड कर दिया गया और ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ये ठीक है, ये कर दिया गया। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, इस तरह से आई, इस तरह से आई। अब ये कोई लूप तो बना नहीं, तो इस लूप के लिए क्या किया जाए, इस लूप के लिए एक ट्रिक सिखाई जाती है, 12th क्लास में हम लोगों ने सीखी थी कि इसको 2 वायर्स से कंप्लीट करें, 2 पैरेलल वायर्स से बिल्कुल चिपके चिपके। मैं कलर बदल के दिखाता हूँ तो समझ आएगा कि हाँ वायर बदला है। एक ग्रीन एक येलो, 2 वायर्स, मैं दूर दूर बना रहा हूँ, मान के चलना चिपक के हैं। एक में करंट इधर मान लेते हैं और येलो वाले में करंट उल्टा मान लेते हैं। तो गौर से देखो कि ये येलो और ग्रीन आई करंट लेने की वजह से टोटल करंट कितना बन गया है, 0, क्योंकि एक लेफ्ट में करंट है एक राइट में करंट है। तो एक का करंट लेफ्ट में एक का करंट राइट में, तो बेसिकली करंट हो गया 0। लेकिन एक लूप ये वाला कंप्लीट हो गया और एक लूप ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अब गौर से देखो, इस 1 वाले लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज है, तो फिर ये प्लेन के इनवर्ड ही जा रहा होगा, इस तरफ होगा। और इसको देखो तो इसका जो नीचे वाले का 2 वाले का मैग्नेटिक मोमेंट है, क्लॉकवाइज होने की वजह से इनवर्ड ही जा रहा होगा नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब ये इनवर्ड किधर है, बेसिकली ये जो प्लेन सरफेस दिखाई जा रही है इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये तो बेसिकली आपको साइड से देखने में मालूम पड़ेगा कि ये 2 मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं, ठीक। क्योंकि ये साइड तो L तुमको दिखाई दे रही है, ये साइड भी L तुमको दिखाई दे रही है, पर क्योंकि बीच से आधे आधे फोल्ड किए गए हैं इसलिए ये L/2 है, और ये भी कितना है, L/2। इसको बोल देते हैं हम लोग M1, इसको बोल देते हैं M2। तो M1 M2 की वैल्यू तुमको सिमेट्री से तो बराबर दिख रही है, पर कितनी है वो निकालनी बाकी है। तो इसको M2 बोल दें। M1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए I इंटू एरिया, और एरिया की जगह लिखेंगे L इंटू L/2। और M2 की वैल्यू भी वही हो जाएगी, L इंटू L/2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेसिकली ये वैल्यू बन गई I इंटू L²/2, और ये भी बन गई I इंटू L²/2। दोनों 90 डिग्री पे हैं और दोनों बराबर वेक्टर्स हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट आने वाला है वो इधर आने वाला है, उसकी वैल्यू μ2 है, और वो आएगा √2 टाइम्स I इंटू L²/2, ये वैल्यू हो गई। तो पहले वाला μ1 कितना था, IL², बाद वाला कितना है, IL² √2/2। इसने पूछा क्या है सवाल के अंदर, सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है बिफोर एंड आफ्टर। तो अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो क्या सीन है, μ1 डिवाइडेड बाई μ2, रूट निकाल, मतलब इनका रेशियो निकाल लो, I इंटू L² डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स I इंटू L², और अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, √2 चुपचाप से। और √2 आंसर कहीं है हमारे पास, हाँ सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन ही करेक्ट है। 11 नंबर सवाल देखें, मोर देन 1 चॉइस टाइप क्वेश्चंस, मोर देन 1 है भैया। आओ देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू अ करंट एलिमेंट DL प्लेस्ड एट पोजीशन R वेक्टर इज गिवन बाय, क्या होगा। तो एक तो सिंपल है मेरे हिसाब से, तो ये तो आना चाहिए कि आप जब कभी भी किसी DL एलिमेंट की वजह से किसी एक जगह पर निकाला करते थे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल थीटा हुआ करता था, इसको हम R वेक्टर बोलते थे, इसको हम DL वेक्टर बोला करते थे। तो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड DB हुआ करती थी, उस DB वेक्टर का फॉर्मूला हुआ करता था μ0/4πI इंटू DL क्रॉस R बाय R वेक्टर के मॉड का क्यूब, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब जो DL क्रॉस R है, लेकिन इसमें DL क्रॉस R की गड़बड़ी हो जाएगी। दिमाग में एक बात रखना, इसने ये नहीं कहा है कि फील्ड पॉइंट पर, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी है वो बेटा पूछी है ओरिजिन पर, ठीक। इसने मैग्नेटिक फील्ड पूछी है ओरिजिन पर। ओरिजिन पर पूछने का मतलब जो R वेक्टर आपका बनता है, R वेक्टर ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने का मतलब ये हो जाएगा
कि वैसे तो जनरली हम ओरिजिन से चीज़ें लिखते हैं, इसने ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी है तो कहानी बदल जाएगी, इसलिए ये स्टोरी जो है वो बन जाएगी आपकी समझो इस चीज़ को कि कह रहा ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड। और जो डीएल एलिमेंट है, ये जो डीएल एलिमेंट है, मैं फिर से बताता हूँ इसको, वरना मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो आएगा नहीं। ये डीएल एलिमेंट है, आई डी एल, ये डीएल एलिमेंट किसी ओरिजिन से आर वेक्टर पर है, ये आर वेक्टर है। अब जो डी बी लिखा जाता है वो डी बी लिखा जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ऑफ डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। लेकिन आर वेक्टर जो यहाँ पर होता था वो ये आर वेक्टर नहीं था, ओरिजिन से नहीं था, वो डी एल वेक्टर से लिखा जाता था। देखो डेफिनेशन क्या है आर वेक्टर की, जब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ किया करते थे तो उस वक्त हम कहते थे ये वायर है, ये करंट है, आइडियल वेक्टर है, और यहाँ से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ तक आप एरो ड्रॉ करिए और ये आर वेक्टर बन जाएगा, ये एंगल थीटा होगा। तो बेसिकली डीएल एलिमेंट से जिस जगह पर फील्ड निकालनी है उस वेक्टर को हम आर वेक्टर बोलते थे। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि डीएल एलिमेंट खुद आर वेक्टर की लोकेशन पर है और ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एज पर दिस डेफिनेशन जो मेरा आर वेक्टर है वो ये आर वेक्टर नहीं है, वो आर वेक्टर होना चाहिए हमारे करंट एलिमेंट से फील्ड पॉइंट की तरफ, यानी कि ये जो स्काई ब्लू वाला है एरो, दिस वुड बी आर आर वेक्टर, ये नहीं। तो यानी कि अगर जो आर वेक्टर मुझे प्रोवाइड कर रखा गया है मेरे फॉर्मूले का आर वेक्टर इसका ठीक ऑपोजिट है, यानी कि मुझे यहाँ पर माइनस साइन लगा देना चाहिए, या इस माइनस साइन को अगर खपाना हो तो एक ऑप्शन ये भी है कि आर क्रॉस डी एल बाई आर का क्यूब। ये बस छोटी सी डेफिनेशन में हेर फेर करके एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है जिसमें 100% ऐसा होगा कि मान लो 80% बच्चे तो गलत करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो देखो क्या है, आर क्रॉस डी एल बाई आर वेक्टर का क्यूब, सी ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरा क्या है डी एल क्रॉस आर बाई आर वेक्टर के मॉड का क्यूब लेकिन माइनस के साथ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस गलत हैं, जबकि ये दो ऑप्शंस देखने में सही लगते हैं लेकिन ये गलत हैं, और जो दो ऑप्शंस देखने में गलत लगते हैं वो करेक्ट हैं। ठीक, विचार करना इस बात पे, सही बात बताइए। अगला सवाल देखें, अ हॉलो ट्यूब, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। अ हॉलो ट्यूब ऑफ इज कैरिंग अ इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग इट्स लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड increases linearly from the axis of the surface, ठीक, is constant inside the tube, is zero at the axis, is non-zero outside the tube at finite distance from the surface। तो ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई हॉलो ट्यूब है भी और इसके बाहर निकल कर हम एम्पियर लूप बनाते हैं तो बेसिकली ये वायर की तरह ट्रीट करने लग जाता है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर वायर की तरह बिहेव करेगा, वायर के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग वायर पे, और लिखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस, इसका मतलब इनफाइनाइट की चर्चा नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड काहे की जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये तो होगा ही होगा, डी ऑप्शन तो हमारा है। एक्सेस पर देख लेते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं पर फिर भी क्योंकि करना है तो कर ही रहे हैं, वरना तो डायरेक्ट आंसर भी बताया जा सकता है। अंदर हॉलो है तो बाहर की तरफ यहाँ सरफेस पे करंट रहने दो, अंदर की तरफ एक लूप बना लो, लूप बनाओ, और लूप बनाने के बाद लिखो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर हमारे जो लूप बनाया, एम्पियर लूप बनाया उसकी रेडियस है, और डॉट वॉट सब लगाने के बाद सीधी सिमेट्री आर्गूमेंट से लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, और इसके बाद लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। और आई एनक्लोज गौर से देखो क्योंकि सरफेस पर करंट है, अंदर करंट नहीं है, हॉलो है, तो आई एनक्लोज की वैल्यू जीरो है, पाई आर तो जीरो नहीं हो सकता, तो बी की वैल्यू क्या आई, जीरो, यानी कि एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कांस्टेंट इनसाइड द ट्यूब। अब सोचो कि सेंटर पे जो भी आर रेडियस ली, अगर हमें सरफेस तक नहीं गया तो सरफेस में के अंदर कहीं भी इस पूरे हॉलो रीजन में कितना भी बड़ा रेडियस ले लेता, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली थी, जीरो। सिर्फ एक्सिस पे ही नहीं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली थी, मतलब एक्सिस पर जीरो, एक्सिस से लेकर सरफेस से जस्ट इनसाइड तक मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है, जीरो। यानी कांस्टेंट इनसाइड द ट्यूब है, वो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन अगर है ही नहीं तो बदल भी तो नहीं रही है, तो कांस्टेंट भी है। फिर कह रहा है इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सरफेस। अरे ना भैया, सरफेस की एक्सिस पर तो जीरो है और जीरो से लेके आर तक वो जीरो ही है, तो लीनियरली कैसे वेरी कर रही है, गलत बात है। तो पहला ऑप्शन गलत है, बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ठीक, 13 नंबर सवाल देखो,
कह रहा एक पार्टिकल है, मतलब 18 नंबर सवाल, एक पार्टिकल है, चार्ज प्लस क्यू, मास m, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E I कैप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B K कैप, follows a trajectory from P to Q as shown in figure. The velocities at P and Q are V I cap and -2 V J cap. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से नीचे हो जाती है, होने दो. Which of the following statement is R correct? ठीक, देखो इस P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो V है I कैप में, और एक्स वाई बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और 2v जो है वो नीचे हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, पहला स्टेटमेंट ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, निकालना है, निकालते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि सवाल तो फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा नहीं रह जाएगा, सॉल्व करना है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ना, तो दो तरह की फोर्सेस काम करें. ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात हो रही, ना भी बोला जाए तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, इसलिए मानना भी नहीं है, ठीक. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहाँ स्पीड v है, यहाँ स्पीड 2v है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई है. तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी गिवन है राइट साइड में, मतलब एक्स एक्सेस में, तो फोर्स भी यहीं आ रही है, फोर्स भी यहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 2a, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा 2a. अगर डिस्प्लेसमेंट है 2a तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे चार्ज q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, फोर्स हो गई, इंटू 2a डिस्प्लेसमेंट हो गया. अच्छा एक चीज़ सोचो, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, तो सोचना भी नहीं, क्योंकि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही होता है, चाहे जो भी दशा हो, बराबर. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2v का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी v का स्क्वायर, ठीक है ना. ये हो गया, क्या किया जाए, बेसिकली बना हाफ m इंटू 4v² माइनस v², बेसिकली ये बन गया हाफ m 3v², और इधर से e की वैल्यू देखो क्या लिखोगे, हाफ m 3v² इंटू ये 2a और q को नीचे भेज दो, तो ये आया 2aq नीचे, ठीक. आंसर क्या बना, आंसर बनेगा बेटा हमारे पास 3/4 mv² बाई AQ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये हमने निकाली है. अब देखें ये क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि 3/4 mv² बाई QA. हाँ AQ है QA सब एक ही बात है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो करेक्ट निकल आया कि हाँ इन्होंने सत्य वचन बोले, अच्छी बात है. आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इतना. रेट ऑफ वर्क डन का मतलब होता है बेटा पावर, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.V. F.V. P पॉइंट पर बात कर रहा है. P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट तो यहाँ है, P पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ, और फोर्स भी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे. तो ज़रा देखें क्या कहानी है. फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा Q इंटू ई, और वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v, और डॉट लगा देंगे, तो डॉट हटाने के बाद हम लिख देंगे बेटा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू चुपचाप से ज़ीरो है. क्यों, क्योंकि फील्ड फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में. तो कहानी सिर्फ इतनी बची, q इंटू वी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हम निकल के आए, दैट इज़ 3/4 mv² बाई QA, ये है, ठीक. तो q से q कैंसिल हो गया, और ये बन गया v³, तो 3/4 mv³ बाई a, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट है, पावर तो सही निकल आई. रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट p इज जीरो, काहेगा जीरो, अभी अभी निकाला ये है, तो सी ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है. रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड्स एट q इज जीरो, q पर दोनों फोर्सेस का रेट ऑफ वर्क डन जो पावर डेवलप्ड है वो जीरो है. गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन करती ही नहीं है, तो पावर डेवलप्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा जीरो रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ हो गई, एंगल हो गया है 90, डॉट प्रोडक्ट हो गया है जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर भी जीरो और मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी जीरो, तो ये भी सही. तो आंसर सिर्फ सी गलत था, ए बी और डी सही ऑप्शंस हैं. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीन ऑप्शंस हमारे लिए परफेक्टली करेक्ट हैं. आगे बढ़ जाएं, 14 नंबर सवाल पे आते हैं.
20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, जो भी दिया हुआ है, मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया शोन इन दिस फिगर। अब जानबूझ के इन्होंने ए और ये ई वाला जो सेगमेंट है, ये जो वायर वाले सेगमेंट है, स्ट्रेट वायर वाले, इनको ऐसे दिया है कि उसके सेंटर से ही पास हो रहे हैं। गौर से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दीज स्ट्रेट वायर्स इज जीरो। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी क्रिएट हो सकती थी उनको इन्होंने होने नहीं दिया, और सिर्फ पेंटागन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या पूछ रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर इज। अच्छा, क्या बातें करें, कैसे करें, बताओ, सोचो क्या होगा। सबसे पहले तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। दिमाग में एक बात रखना, पूरे वायर में, पूरे लूप में करंट सेम नहीं रहेगा। मैं इसका एक रेप्लिका बनाऊँ, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि वहाँ पे डायग्राम जो है वो छोटा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। करंट आ रहा है यहाँ से, करंट जा रहा है यहाँ से। ये हमारा डायग्राम था, ठीक। आई करंट आ रहा है, आई करंट जा रहा है, पर सारी ब्रांचेस में सेम करंट नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि देखो गौर से, तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट ए और ये ई जो दिए हुए हैं डायग्राम के अंदर, ए और ई, इनके अबाउट देखो तो इस साइड में सिर्फ एक साइड आ रही है, और ऊपर आपके पास 2, 3 और 4 साइड्स आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ की रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो टोटल करंट अगर आई जा रहा है, उसके 5 हिस्से बन रहे हैं। 5 हिस्से, समझना, 5 हिस्से क्या, ये समझो कि टोटल करंट आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 गुनी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही है। समझे ना? 4:1 का रेशियो है करंट का, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का अगर 4:1 का रेशियो है, तो जो करंट का होगा वो 1:4 का होगा। तो बेसिकली I/4 जो है वो जा रहा होगा ऊपर। ऐसा समझ लो कि जो यहाँ पे मान लो करंट जा रहा है I1, ऐसा समझ लो यहाँ पे I1, और नीचे जा रहा है इफ़ सपोज I2। तो तुम कहोगे जो I2 है और जो I1 है, इनका रेशियो ये होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो तो 4:1 है। तो जो करंट का रेशियो होगा वो 1:4 होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सोचो, ABCDE, इतना समझना कि कोई भी वायर से फील्ड वील्ड निकालोगे और कुछ करोगे तो देखो एक चीज़ सिंपल निकल के आएगी। ये सेंटर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये जो हिस्से बन रहे हैं, मैं हाइलाइटर से दिखाता हूँ। ये हिस्सा पहला, ये हिस्सा दूसरा, ये हिस्सा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इनके नामकरण संस्कार 1 2 3 4 कर दिए जाएँ तो 1 2 3 4 5। तो कॉमन सेंस है कि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक। आइडेंटिकल होने की वजह से इस सेंटर पे जो फील्ड ये क्रिएट कर रहा है, वही फील्ड ये क्रिएट कर रहा है, वही फील्ड ये क्रिएट कर रहा है, वही फील्ड ये क्रिएट कर रहा है। तो 4 आदमी मिलकर सेम टू सेम फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसको अगर मैं बोलूँ बी, ठीक, तो जो ये क्रिएट कर रहा है वो भी बी है, जो ये क्रिएट कर रहा है वो भी बी है, जो ये क्रिएट कर रहा है वो भी बी है। क्योंकि इन सब में करंट एक ही डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज सेंस में, तो सब सारी फील्ड्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो बेसिकली इन सब ने मिलकर क्या बनाया, 4 टाइम्स बी। और इसका करंट जो है वो एंटी क्लॉक सेंस में है, तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अपने आप में 4 टाइम्स बी होगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट I1 के बराबर होता तो बी जनरेट करता, पर इसका करंट तो 4 टाइम्स I1 है, तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगी। और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, एक की अंदर और एक की बाहर है, तो कट पिट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाने वाली है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी एट सेंटर वुड बी 0। क्लियर? और ये किसी भी तरह के रेगुलर पॉलीगॉन पर एप्लीकेबल है, ठीक। ये हेक्सागन का भी सवाल होता, एक साइड के अबाउट अगर करंट लगा होता, मतलब बैटरी लगी होती, तो यही आंसर आता, या ऑक्टागन होता तो भी यही आंसर आता। किसी भी तरह का बस रेगुलर होना चाहिए, ताकि जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो सारे ट्रायंगल बिल्कुल आइडेंटिकल रहें। तो सबसे पहली बात तो बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है ये तो हमारा करेक्ट है भाई, कि 0 रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। कलर चेंज करें ताकि दिखाई दे, मैग्नेटिक फील्ड 0 चुपचाप से, बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 आई तो 0 है, बात ख़त्म।
मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन